साउथ का सिनेमा जो एक समय इंडिया भर में एक मजाक था। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. और बॉलीवुड जिसका टशन ऐसा कि ग्लोबल सिनेमा में बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं, बट माहौल आज ऐसा है कि मजाक बॉलीवुड का बनता है और साउथ इंडिया के सिनेमा की तारीफ तो अब जेम्स कैमरन तक कर रहे हैं। जहां एक समय पर हिंदी सिनेमा के एक्टर्स डायरेक्टर्स अपनी ही ऑडियंस को एक इग्नोरेंट एटीट्यूड दिखाने लगे हैं। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced. तो वहीं वो सेम एटीट्यूड आज साउथ के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हिंदी सिनेमा को दिखा रहे हैं। But I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. 100 सालों से भी ज्यादा जहां बॉलीवुड इंडियन सिनेमा की मेन इंडस्ट्री रही है, वहीं अचानक से कुछ ही सालों में तमिल, तेलुगु, इनफैक्ट एक छोटी सी रीजनल मलयालम इंडस्ट्री तक आज ऐसा रूल है कि हिंदी बेल्ट हो, बंगाली बेल्ट हो, या वो हटाओ चाइना की बेल्ट हो, यूरोपियन बेल्ट हो, यहां तक कि हॉलीवुड की मेन स्ट्रीम बेल्ट हो, साउथ इंडियन सिनेमा ने आज पूरी दुनिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंस कर लिया है कि अब बॉलीवुड का एक जमाने में जो लॉयल ऑडियंस होता था वो खुद उनका मजाक उड़ा रहा है। सबसे बकवास मूवी में ये मूवी एकदम फालतू, कुछ भी नहीं, खाली बस लड़ाई लड़ाई। इतनी मनहूस मूवी है, ऐसा लगा कि कचरे में डाल दिए। या बस इस उम्मीद में बैठा है कि मेरे करण अर्जुन एक दिन आएंगे, बॉलीवुड को बचाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड ने जहां अपनी ऑडियंस को धीरे धीरे मिसयूज करना शुरू कर दिया, उनके सेंटिमेंट को धीरे धीरे हर्ट करना शुरू कर दिया, कि आज ऑडियंस उनको इतना नफरत, एक डिस्गस्ट, एक बॉयकॉट के नजरिए से देखती है कि अगर कोई हिंदी मूवी अच्छा कंटेंट शोकेस करने की कोशिश भी कर रही है तो उसी मूवी के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर के इस एटीट्यूड के चलते उस मूवी को भी लोग एक बॉयकॉट कल्चर में झोंक देते हैं। तो वहीं साउथ इंडस्ट्रीज की फिल्मों का परसेप्शन कुछ ऐसा है कि वहां के लोगों के पास एक ह्यूमिलिटी है, उनका अपने कल्चर से एक जुड़ाव है जो सिर्फ वहां की ऑडियंस को नहीं, पूरी दुनिया की एक ऑडियंस को केटर कर रहा है। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ, पहली बार बिहार आया हूँ, जिसपे अब हिंदी फिल्में बनाने वाले एक पैन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर उछल रहे हैं कि उनके लिए भी साउथ में फिल्म बनाने वाले लोग अपने दरवाजे खोले। मूवी नहीं पसंद आई तो मत देखो वाला एटीट्यूड, तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। अपनी ऑडियंस को ही बेवकूफ समझने वाला एटीट्यूड। इस सब के चलते सदर्न इंडस्ट्री ने जो अपनी जगह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनाई है, इनफैक्ट पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में बनाई है, जिसके चलते बॉलीवुड के लिए ऑडियंस की हेट्रेड अपनी जगह पर जो इकोनॉमिकल लॉसेस इस 100 साल पुरानी इंडस्ट्री को झेलने पड़ रहे हैं वो अपनी अलग जगह बनाकर एक डर पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी एक्टर्स को जहां अब अपनी क्राफ्ट के लिए नहीं, अपनी स्टारडम के लिए ट्रेन करा जा रहा है, फिल्म मेकर्स को अब फोर्स करा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्राफ्ट, अपनी विजन से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ताकि उनकी फिल्में एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो साउथ की फिल्में पसंद करती है, एक नई दुनिया से ताल्लुक रखती है, उनको केटर करा जाए। सिचुएशन अभी से खराब नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इंडियन हिंदी सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक फिल्म नॉर्थ बेल्ट में रिलीज भी नहीं हुई थी। क्योंकि यही रियलिटी है, यही डिफरेंस है बिटवीन एन इंडस्ट्री केटरिंग टू अ बिजनेस माइंडसेट वर्सेस एन इंडस्ट्री जो अपनी ऑडियंस को केटर करने के लिए मूवीज बनाती है बिना ये सोचे कि उसका कल्चरल बिजनेस इंपैक्ट क्या होगा। और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारे मन में जो सवाल है कि अचानक से साउथ की मूवीज इंडिया की मूवीज कैसे बन गई, या फिर क्या आज बॉलीवुड जैसा एटीट्यूड साउथ इंडस्ट्री के लोगों के अंदर भी बढ़ रहा है, जो बॉलीवुड को वो और गुस्से की नजर से देख रहे हैं, जहां आप सीधे सीधे बिना किसी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट के, बिना किसी सेंस ऑफ रेवरेंस के, एक वेटरन प्रोड्यूसर बोनी कपूर से एक डिसरिस्पेक्टिंग टोन में लकी भास्कर के प्रोड्यूसर नागा वामसी ने बात करी। You guys were stuck in making films for Bandra and Juhu, but now we, Triple R, Bahubali, Animal, No, you're wrong there. It's not Jawan, you guys. these kind of change your version of it. It's not. Sir, after Mughal Azam, you used Bahubali and Triple R, which were Telugu films. या फिर क्या हिंदी सिनेमा देखने वाले लोगों ने बॉलीवुड को इतना पीछे छोड़ दिया है कि हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली पिक्चर एक डब्ड मूवी है? क्या किया बॉलीवुड ने जिसके चलते अब उनका फैन बेस उन्हें ही छोड़ चुका है? क्यों आज बॉलीवुड अच्छी पिक्चरें बनाने की कोशिश में नाकाम हो रहा है, या फिर बस साउथ सिनेमा की जो पिक्चरें पूरी इंडिया में चल रही हैं उन जैसी फिल्मों के रीमेक्स बनाने के लिए रेस में लगा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक देखना, बिकॉज बॉलीवुड की हार कैसे हुई साउथ इंडस्ट्री से
और क्या बॉलीवुड वापस आ भी पाएगा या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे। ऐसी वीडियो तुम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस को पसंद करते हो तो इस वीडियो को भी लाइक करो। और आओ तुम्हें समझाते हैं कि अंडरडॉग साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड के किंगडम को कैसे हराया। कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड में रीमेक के कल्चर की वजह से उनकी हार हुई, पर यह कल्चर अभी नया नहीं है, ये तो 1960s और 70s से चला आ रहा है। एंड सिर्फ बॉलीवुड ही रीमेक नहीं बनाता था, इट वाज अ टू वे स्ट्रीट। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द रजनीकांत स्टारर फिल्म्स इन द 70s, जिससे उन्होंने अपने आप को सॉलिडिफाई कर दिया था एज एन ए लिस्टेड सुपरस्टार ऑफ तमिल सिनेमा, वर मोस्टली हिंदी फिल्मों के रीमेक्स। फिल्म जैसे बिल्ला जो कि रीमेक थी डॉन की, टाइगर अ रीमेक ऑफ खून पैसा, थी अ रीमेक ऑफ दीवार, जो ट्रेंड 80s में जितेंद्र की मेजॉरिटी फिल्मोग्राफी ने भी किया। तो वहां हिंदी सिनेमा का फेम ऐसा था कि साउथ के एक्टर्स यहां आते थे अपने फेम को बनाने या अपने आप को रीब्रांड करने। फिर चाहे वो 50s और 60s में वैजंती माला हो, 70s में श्रीदेवी हो, या कई बार 70s और 80s के दौर में रजनीकांत और कमल हसन जैसे एक्टर्स हो जो अपने होम टर्फ से बाहर निकलकर हिंदी सिनेमा में अपना एक नया नीश एक्सप्लोर करने आते थे। लेकिन वो दौर फिर 90s में बदला, जहां पोस्ट ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हिंदी सिनेमा अब अपने कल्चरल नॉर्म्स को छोड़कर एक मेन स्ट्रीम एनआरआई ऑडियंस के लिए अपनी बनी फिल्मों को प्रोड्यूस करने लगी, जिसमें रीमेक कल्चर तो था पर अब साउथ की फिल्मों का नहीं पर हॉलीवुड का। एंड पोस्ट 2000s में तो मानो वो दौर अपने एक्सट्रीम पर आ गया, सॉलिडिफाइंग बॉलीवुड एज द फेस ग्लोबली ऑफ इंडियन सिनेमा, जहां तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा फिल्में अपनी कोर ऑडियंस को केटर कर रही थी, फिल्म फेस्टिवल्स के राउंड लगाती थी, अपने होम टर्फ तक सीमित रहती थी। तो वहीं बॉलीवुड का वॉनबी हॉलीवुड कल्चर एंड टू केटर टू इट्स वेस्टर्न ऑडियंस बिकेम मोर प्रेवलेंट। हिंदी सिनेमा में कई बार नॉर्म ब्रेकिंग फिल्म्स आ रही थी, तो वहीं साउथ इंडियन सिनेमा प्रोमिनेंटली अपनी मसाला एक्शन फिल्मों को मार्केट करने में लगा हुआ था, जो सिर्फ अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए मूवी बनाते थे। एक ओवर द टॉप हीरो की एंट्री, एक्सक्विजिटली कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग्स, जो शायद आज हिंदी सिनेमा की एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है। एंड प्रॉब्लम ये हुई कि ये करते करते हिंदी सिनेमा के अलावा जब तमिल, तेलुगु, मलयालम सिनेमा, यहां तक कि ओडिया, कन्नड़ा सिनेमा सिर्फ मसाला नहीं बल्कि सेंसिबल फिल्में, ह्यूमन स्टोरीज, डार्क स्टोरीज, सोशल कमेंट्री पे भी फिल्में अब अपनी रीजनल ऑडियंस के लिए बना रहे थे, जिनकी कहानियां हम या तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर से सुन रहे थे, अवार्ड सीजन्स में देख रहे थे, या अपनी किसी फिल्म फैनेटिक दोस्त से उनकी तारीफ सुन रहे थे। साउथ के सारे जो हीरोज होते हैं ना, बड़ा आइडियल कैरेक्टर दिखाते हैं। वो माँ का लाडला होता है, हर लड़की को बहन बना के रखता है, एक के पीछे पागल होता है। एंड तब जब 2008 में आमिर खान की गजनी ने बॉलीवुड का फाइनेंशियल स्कोप, फिल्म मेकिंग टेक्निक्स और कंटेंट सिलेक्शन पूरी तरह से बदल दिया, तो बॉलीवुड का नॉर्म बदल गया। अपनी कहानियों से हटकर सिर्फ एक्शन, ग्रिटी, स्टाइलाइज्ड फिल्में जिसमें फिल्म के हीरो का एक इमोशनल, एक मॉरल कंपस, ऑडियंस का एक शॉक वैल्यू से हटके एक इमोशनल कनेक्ट रखना, अब इसे तुम आमिर खान की रेवोल्यूशनरी कंटेंट स्ट्रेटेजी कहो या फिर इंडियन ऑडियंस को, हिंदी ऑडियंस को कुछ नए तरीके की फिल्में दिखा के उनको खुश करना कहो। सच तो यह था कि पोस्ट गजनी अब लगभग सारे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स साउथ फिल्मों की लाइब्रेरी में अपने लिए एक अच्छी कहानी टटोलने लगे। वांटेड, राउडी राठौर, किक, सिंघम, बॉस फिल्में अब पूरा का पूरा साउथ इंडियन फिल्मों का शॉर्ट बाय शॉर्ट कॉपी ऐसे ही ट्रीटमेंट पर बनने लगी। टीवी सैटेलाइट्स पर अचानक से एक भरमार आ गई साउथ की हिंदी डब्ड फिल्मों की, जिसके चलते सोशल मीडिया के एडवेंट पर भले ही हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस वाज मोर एक्सपोज्ड टू साउथ इंडिया की मूवीज, बट उन पर मीम्स बना के, उन पर हंसी मजाक करके उनको कल्चरली रेलेवेंट मानकर नहीं। नौबत ये थी कि एक साउथ इंडियन फिल्म की मास ऑडियंस के लिए क्रेडिबिलिटी या एक्सपोजर तभी होता था जब तक उसका एक हिंदी रीमेक ना बन जाए। एंड बॉलीवुड एक फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए साउथ की चाहे मसाला फिल्में हो या सेंसिबल फिल्में हो, उनके रीमेक के बिजनेस में घुस तो गया था, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के बाद भी उन ओरिजिनल फिल्मों की कल्चरल एम्बियंस, उनका कल्चरल डीएनए अपने हिंदी सिनेमा में रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था। सोशल नॉर्म्स पर अच्छी कहानियां, ग्राउंडेड स्टोरीज, रियलिज्म हिंदी सिनेमा से भी आ रहा था, बट द प्रॉब्लम वाज द एटीट्यूड ऑफ हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स। क्योंकि समय के साथ जो चीज और प्रोमिनेंट होने लगी वो ये कि अगर ऑडियंस अपने प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को क्वेश्चन करे तो ये बोला जाता था कि ऑडियंस को सिनेमा की समझ नहीं है। एक पर्टिकुलर किस्म की ह्यूमर है इसमें, कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। धीरे धीरे बॉलीवुड में एक प्रॉब्लमेटिक वेस्ट
वेस्टर्न वॉनबी एटीट्यूड ऑडियंस को दिखने लगा। फिर चाहे वो नेपोटिज्म की डिबेट हो जो नेशनल लेवल पर उठी, या फिर एक स्टार वैल्यू को अब इंडस्ट्री जो ज्यादा केटर कर रही थी और एक्टर्स की क्राफ्ट को अंडरमाइन, या फिर शायद ये कि उसी सेम समय पर साउथ सिनेमा के एक्टर्स अब स्टार्स बन रहे थे। 2010 के डेकेड में एक पूरा सिस्टमैटिक शिफ्ट ऑडियंस के परसेप्शन में आ गया एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस उन्हें दिखने लगा, जहां अब एक सेंसिबल, हम्बल, कॉमन लाइफ से जुड़ी बड़ी स्टारर तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म्स आ रही थी तो उनके सामने बॉलीवुड की कहानियां थी क्रैश, ऑलमोस्ट क्रिंज वर्दी। एंड अचानक से वो सेंटिमेंट ऑफ द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मसाला फिल्म, ऑफ एन एंटरटेनिंग फिल्म, ऑफ एन इम्पैक्टफुल फिल्म बॉलीवुड से हटकर साउथ सिनेमा की इंडस्ट्री पर चला गया। एंड देखते ही देखते जो सिनोनिमिटी थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में, उसमें बॉलीवुड की वैल्यू थोड़ी कम होने लगी और साउथ का इन्वेजन बॉलीवुड के किंगडम पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर तुम्हें थोड़ा पीछे लेके चले तो दी डेकेड ऑफ 2010s, जहां 2010 में मूवीज जैसे इश्किया या फिर 2012 में मूवीज जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर एक अलग तरीका का सिनेमा जो कमर्शियल बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी टक्कर दे रहा था। क्योंकि 2000s के डेकेड में वो फिल्में जो सक्सेसफुल हुई थी, ऑडियंस को मानो हिंदी सिनेमा का ए लिस्टेड मेन स्ट्रीम कॉमेडी, एक्शन, फैमिली ड्रामा अब बोर करने लगा था। उन्हें चाहिए थी ऐसी नॉन ब्रेकिंग, पहले कभी ना देखी हुई कहानियां सिनेमा घरों पे। और ऑडियंस की जब इस डिमांड को हिंदी सिनेमा ने केटर नहीं किया, तब साउथ की कुछ फिल्में जैसे थुप्पकी जो 2012 की हाईएस्ट तमिल ग्रॉसर थी, या फिर तेलुगु की मिथुनम स्टार्टेड टू सीप इनटू द फिल्म फैनेटिक सेंटर्स। ये वही समय था जब टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करने वाला चलन, 10-20 रुपए में पेन ड्राइव में सीडी वाले से मूवीज खरीदने का चलन अपने प्राइम पर था। ऑडियंस फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उन्हें पता था कि अगले आने वाली 6 महीनों में कौन सी बड़ी फिल्में हैं, उन्हें पता था कि उन्हें कैसी फिल्मों की डिमांड करनी है। एंड जहां बॉलीवुड की मसाला फिल्में प्रीडोमिनेटली अब तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों की रीमेक्स बन चुकी थी, तो मानो 7-8 सालों में ही बॉलीवुड की ओरिजिनलिटी का, उनकी खुद की सक्सेसफुल कहानियों का एक इरोजन शुरू हो गया था। और फिर 2015 में बॉलीवुड के लिए सब बदल गया। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। बाहुबली ने मानो इंडियन सिनेमा के स्केप को ऐसा बदल दिया जो शायद इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। अचानक से तेलुगु सिनेमा को इंडियन सिनेमा का ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव माना जाने लगा। उसके बाद बाहुबली 2 जब एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर सक्सेस लेके आई, तो मानो इस सक्सेस ने मजबूर कर दिया इंडियन ऑडियंस को साउथ की फिल्में देखने पर। तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया, कन्नड़ा की समझ तो शायद आज भी हिंदी बेल्ट को ना हो, बट साउथ की फिल्में देखना बिकेम द न्यू ट्रेंड। अचानक से द न्यू ट्रेंड ऑफ बीइंग अ फिल्म बफ वाज नॉट वॉचिंग हॉलीवुड की पुरानी गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर एस्क फिल्में, बट रैदर वो बन चुका था अब देखना फिल्में ऑफ पुष्कर गायत्री, कुमार राजा, मारी सेल्वराज। एंड 2018 में आई कन्नड़ा फिल्म केजीएफ ने तो मानो रीजनल सिनेमा सुपर पावर को ऐसा उठाया कि बॉलीवुड को लोग भूल ही गए। एंड इस समय में शायद जनता बॉलीवुड को भूल गई हो, पर बॉलीवुड का इस समय कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वो समय था जब हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर साउथ की फिल्मों को पकड़ रहे थे, मार्केट कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए। जैसे करण जौहर ने बाहुबली फ्रेंचाइजी को प्रोड्यूस किया, फरहान अख्तर विद हिज एक्सेल एंटरटेनमेंट केजीएफ के डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे थे। लेकिन अभी सिनेमा के ये अंडरडॉग की कहानी अपने प्राइम पर आनी बाकी थी। 2020 का पेंडेमिक जहां पूरी दुनिया शट डाउन थी, लोग अपने घर में बंद होने पर मजबूर हो गए थे, तो उस डर के माहौल में, खौफ और स्ट्रेस के माहौल ने सिनेमा वॉचिंग की एक बेसिक नीड को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे दी। क्योंकि जब लोग अपने घर में सिर्फ डर में थे, तब वहां रिवाइवल हुआ 2 तरीकों के एंटरटेनमेंट का। एक तो ओल्ड क्लासिक फिल्म और टीवी शोज जिनके रीरन या तो टीवी पर आने लगे थे, या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे एक सस्ते से सब्सक्रिप्शन पर 24/7 देखे जा सकते थे, या एक नए बिंज वॉचिंग के एटीट्यूड की वजह से कंज्यूम करा जा सकता था पूरी दुनिया का सिनेमा। और यहां पर बहुत लोगों ने बाजी मारी। जैसे इंडिया में गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स, एक मुंबई बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी ने खेला इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे क्रेजी गेम, जिसका इंपैक्ट इंडियन सिनेमा आज तक देख रहा है। तमिल फिल्म्स हो, तेलुगु फिल्म्स हो, मलयालम हो, ओडिया, कन्नड़ा, गोल्ड माइन फिल्म्स ने इनकी लगभग हर फिल्म के हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली डब्स पूरे इंडिया में मार्केट करे। समय ऐसा आ गया था कि आप कोई भी हिंदी फिल्म का टीवी चैनल खोल लो, वहां हिंदी फिल्मों का ही नामो निशान नहीं था, मैं सिवाय एक के।
एंड सिर्फ टीवी पर ही नहीं, इन्होंने इन पिक्चरों को यूट्यूब जैसे एक फ्री प्लेटफॉर्म पर मार्केट किया, जहां पर चाहे वो मूवी सिनेमा घरों में फ्लॉप हुई हो, पर यूट्यूब पर सिनेमा देखने वाले लोगों के बीच में उन फिल्मों को पॉपुलर होना, और इस लेवल पर पॉपुलर होना कि इनके व्यू काउंट सिर्फ कुछ मिलियंस में नहीं 80 करोड़ तक चले गए थे। एंड वो साउथ की फिल्में जिन पर हम मीम बनाकर हंसते थे, उस सब के बीच में उनके रीजनल क्वालिटी कंटेंट को देखना, उसको रिकॉग्निशन मिलना, सर्च एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू कंटेंट बिकेम अ बिग स्ट्रेसर फॉर बॉलीवुड। क्योंकि पैंडेमिक के पहले जहां एक रियलिस्टिक या फिर एक रिलेटेबल कंटेंट के चलते, चाहे वो खान हो, कुमार हो, बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स एक लेवल ऑफ सक्सेस पा चुके थे। लेकिन ड्यूरिंग दी पैंडेमिक ओटीटी का सर्च, यूट्यूब पर फ्री मूवीज, गोल्डमाइन टेलीफिल्म जैसे और बहुत सारे चैनल्स का कंटेंट को पॉपुलराइज करना, तो अब लोग फहद फासिल, टोविनो थॉमस जूनियर, एनटीआर, विजय सेतुपति, सूर्या जैसे फिल्म एक्टर्स को नए स्टार्स मानने लगे थे। फिल्में जैसे सुपर डीलक्स, विक्रम वेदा, ईगा एंड इवन ओल्ड साउथ इंडियन क्लासिक्स लाइक मास अब सिर्फ मीम्स के लिए लोगों के बीच फेमस नहीं थी, पर अब हिंदी ऑडियंस के लिए बोनाफाइड एंटरटेनर्स बन गई थी। कोविड के बीच में जहां ओटीटी पर डायरेक्ट फिल्मों को रिलीज करने का नॉर्म शुरू हुआ, जहां मूवीज जैसे जुड़वा 2, लक्ष्मी, दिल बेचारा वर डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक देयर मार्क, तो वहीं मलयालम फिल्म्स लाइक सी यू सून एंड मलिक एक मास अपील को कैटर कर रही थी, अच्छी कहानियों की अपील को। एंड कोविड के बाद इंडियन सिनेमा मानो पूरी तरह से बदल गया था। ऑडियंस को बॉलीवुड के एक शार्प फिल्म मेकिंग एटीट्यूड से मानो नफरत हो गई थी, क्योंकि ज्यादा सिनेमा के एक्सपोजर के बाद एक डिमांड आ गई थी सेंसिबल फिल्मों की, चाहे वो एक्शन में हो, कॉमेडी में हो, ड्रामा हो। गुड कंटेंट क्या होता है एक बेस सिनेमा देखने वाले इंसान के लिए, उसका बार थोड़ा ऊपर चला गया था। लेकिन जो फिल्म का एक्सपोजर हिंदी सिनेमा को कोविड के बीच में मिल गया था, बॉलीवुड उस पर पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा था। मूवीज जैसे लाल सिंह चड्ढा, लेडी किलर, संदीप और पिंकी फरार, एक विलन रिटर्न्स, कुत्ते, शमशेरा, रनवे 34, धाकड़, अनेक, हीरोपंती 2, जर्सी, ये सब बॉक्स ऑफिस पर पैसा नहीं कमा रही थी, क्योंकि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ और फोर्स्ड ग्रोथ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जहां साउथ इंडियन डायरेक्टर्स, वहां के क्रिएटिव्स अपनी ही फिल्मों के रीमेक बना रहे थे, वहीं हिंदी फिल्म मेकर्स को शायद यही नीश समझ नहीं आ रहा था। आगे आने वाली कई बॉलीवुड फिल्म उन रीमेक्स की सक्सेस को रेप्लिकेट तो कर रही थी, पर उनके कोर इमोशंस, कोर ऑडियंस कनेक्ट को नहीं। फिल्म्स जैसे दृश्यम, जर्सी डिड अमाउंट टू बी गुड फिल्म्स, लेकिन उनके ओरिजिनल मूवी के सेंटिमेंट्स को शॉट बाय शॉट रीमेक बनने के बाद उनके कोर इमोशन को कॉपी करने में सक्सेसफुल नहीं रही। भले ही स्टोरी सेम थी, प्लॉट ट्विस्ट सेम था, बट ओरिजिनल का मार्क कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि समय ऐसा बदल गया था कि पहले जब हिंदी फिल्मों के रीमेक बनने के बाद उस ओरिजिनल स्टोरी को वैल्यू मिलती थी, अब इंडियन ऑडियंस उस ओरिजिनल स्टोरी को ही प्राइमरी स्टोरी मानकर देख रही थी, भले ही उन्हें वो भाषा समझ आए या नहीं। क्योंकि एज लॉन्ग एज वो कनेक्ट कर पा रहे थे कैरेक्टर्स से, प्लॉट ट्विस्ट उनके लिए इंटरेस्टिंग थे, कैरेक्टर्स इंट्रीगिंग थे, और ओरिजिनल फिल्म एंटरटेनिंग थी, तो वो ऑडियंस को पसंद आई। और अगर गलती से उसका हिंदी रीमेक बन गया, तो बॉलीवुड के रीमेक कल्चर को अब एक इमेच्योर ट्रेट की तरह देखकर रिडिक्यूल करा जा रहा था। अक्षय कुमार की तो न जाने कितनी सारी रीमेक फिल्में इसी दौर के बीच में फ्लॉप भी इसीलिए हुई क्योंकि ऑडियंस की प्रेफरेंसेस बदल गई थी। फिल्म्स जैसे जर्सी और कठपुतली जो रीमेक्स थी, उनमें एक बड़ी हिंदी स्टार कास्ट थी, इंक्लूडिंग शाहिद कपूर एंड अक्षय कुमार जैसे स्टार्स, पर वो भी इन फिल्मों को गालियां पड़ने से बचा नहीं सके। बागी 2 हो, शहजादा हो, या फिर किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों को तो फिल्म की आर्ट की तरफ ही एक इंसल्ट की तरह देखा जा रहा था। एंड धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा, एक ऐसा टर्म जो बॉलीवुड अपनी इमेज बचाने के लिए यूज कर रहा था, लेकिन साउथ की फिल्म इंडस्ट्री इसको एक नॉनसेंसिकल टर्म मान रही थी, और ये टर्म था द पैन इंडिया फिल्म का टैग। बॉलीवुड अब अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसी नौटंकी में लग गया था कि फिल्में या तो अच्छी होती हैं या बुरी, उसका उस फिल्म के कल्चर या भाषा से शायद कोई कनेक्शन नहीं होता। और वहीं साउथ सिनेमा का एटीट्यूड ये कि डायरेक्शन चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ क्यों ना हो, फिल्म अच्छी हो या बुरी, उसका सिर्फ फिल्म की कहानी और वो लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाती है, भले ही वो उसके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से हो, उस पर निर्भर करता है। North, South, East, West, all these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. 2021 में 62% ऑफ एंटरटेनमेंट कलेक्शन साउथ इंडस्ट्री से आया। विद टाइम ये स्टैटिस्टिक्स बदलते गए, पर वो एटीट्यूड जो बॉलीवुड को इंडियन सिनेमा का फेस मानता था वो भी बदल गया। एंड ये और चेंज हुआ जब एक 5 साल के बाद बनने वाली फिल्म रिलीज हुई।
क्योंकि ये फिल्म एक साउथ से आने वाली फिल्म तो बनी, पर उसने पूरी इंडिया को, चाहे वो ऑस्कर्स हो, कान्स हो, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल हो, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल हो, बाफ्ता हो, इस फिल्म की सक्सेस इस कदर कि इसके एक्टर्स, डायरेक्टर्स किसी ग्लोबल सुपरस्टार से कम नहीं थे। ये सेलिब्रेशन ग्लोबल लेवल पर सिर्फ ऑडियंस को ही खुश नहीं कर रहा था, पर ये ग्लोबल सिनेमा जगत में एक ऐसी लेवरेज, एक ऐसी सुप्रीमेसी पाना था जो हिंदी सिनेमा के किसी डायरेक्टर, एक्टर को शायद आज तक नहीं मिल पाई। ऐसी फेम और ग्लोरी जो लास्ट टाइम इंडियन सिनेमा को मिली थी विद स्लमडॉग मिलियनेयर, जो बॉलीवुड फिल्म थी भी नहीं। अब समझो अगर पहली बार साउथ से आने वाले फिल्म मेकर सर्वे कर रहे हैं, ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए अपने सिनेमा में, क्या नहीं, वो कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, और उनका ये सेंटिमेंट है कि हम ऑडियंस को खुश करने के लिए काम करेंगे, पैसा कमाने के लिए नहीं। ऐसी चीज जिसके लिए बॉलीवुड जाना जाता था अपने ऑडियंस से कनेक्शन के लिए, जो चीज बॉलीवुड आखिरकार भूल गया है। बॉलीवुड की लव स्टोरीज गई तो वो एक्शन पर आए, एक्शन का दौर गया तो क्रैश कॉमेडीज पर आए, क्रैश कॉमेडी से हिंदी सिनेमा ने सेंसिबल कॉमेडीज, थ्रिलर्स, क्राइम, फैमिली ड्रामा पर जंप मारा और धीरे धीरे बन गया द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा टू द वर्ल्ड। देखते ही देखते मसाला रीमेक्स का बॉलीवुड में दौर आया। उस दौर से जब ऑडियंस बोर हुई तो सेंसिबल साउथ की फिल्मों के रीमेक का दौर आया, एंड ये होते ही बॉलीवुड ने गलती से अपनी ऑडियंस को एक ऐसे फिल्म बनाने के तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब बॉलीवुड भले ही अपना डायरेक्शन सेंसिबल फिल्में बनाने की तरफ मोड़े, पर ऑडियंस ऑलरेडी ओरिजिनल सोर्स से अपना दिल लगा चुकी थी। तमिल तेलुगु स्टार्स अब ग्लोबल स्टार्स बन रहे हैं। विजय सेतुपति स्टारर फिल्म महाराज चाइना के थिएटरों में चाइनीज को रुलाने पर मजबूर कर रही है। RRR का सीन सक्सेस समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। टॉक शो होस्ट से लेकर जेम्स कैमरन सब ने इस फिल्म को सेलिब्रेट किया। Our next guest is a prolific filmmaker and screenwriter who just won the New York Film Critics Circle Award for Best Director for his epic action drama film RRR। हाँ, बॉलीवुड के कमबैक में शाहरुख खान की पठान के साथ हुड़दंग मचा, लेकिन फिर भी अभी रिसेंटली आई पुष्पा 2 बन गई हिंदी सिनेमा की, हिंदी लैंग्वेज की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म। क्योंकि बात तो यही है ना कि बॉलीवुड के लिए महज 1-2 फिल्मों से बात नहीं बनने वाली, एक लाइन ऑफ कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्मों की। और बॉलीवुड का स्टार सिस्टम जहां पर या तो कभी आपको एक डिफेंसिव एटीट्यूड दिखता है या फिर एक हार्श एटीट्यूड कह लो कि हम तो यही बनाएंगे, तुम्हें देखना है तो देखो वरना जाओ। फिल्म्स लाइक जर्सी, कठपुतली और ब्लेटेंट कॉपीज, एंड वो ऑडियंस को इतना बेवकूफ समझते हैं जैसे उन्होंने ओरिजिनल फिल्में नहीं देखी। क्योंकि आज समय 15 साल पुराना नहीं है जब साउथ फिल्मों का हिंदी सिनेमा बेल्ट में एक्सपोजर नहीं हुआ है। समय तभी बदल गया था जब 2013 में मोहनलाल स्टारर दृश्यम ने मलयालम इंडस्ट्री को एक ऐसा बूस्ट दिया कि एक ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग नॉर्म ऑफ अ रीजनल मलयालम सिनेमा को सालों बाद पूरे इंडिया में हाईलाइट करा गया। और वहीं 2015 में आई अजय देवगन स्टारर रीमेक ने सॉलिडिफाई कर दिया दृश्यम को एज अ पैन इंडिया फ्रेंचाइज। दोनों फिल्मों की सेम स्टोरी, सेम ट्रीटमेंट और रिसेप्शन भी सेम। लेकिन 8 साल बाद 2021 में जब अजय देवगन ने दृश्यम 2 के साथ वो सेम चीज करी, ना ही फिल्म के ट्रीटमेंट को अपग्रेड करने की कोशिश करी, ना ही हिंदी ऑडियंस के लिए फिल्म की स्टोरी में कोई ट्वीक्स करे, ऑडियंस को अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक ऐसे तरीके से इग्नोर किया गया जैसे ऑडियंस ने OTT पर फ्री में अवेलेबल इस मूवी को देखा ही नहीं होगा। एंड ये लेजीनेस तुम्हें और अच्छे से तब खटकेगी जब तुम्हें पता चलेगा कि 2023 में आई विजय सेतुपति स्टारर मेरी क्रिसमस के 3 अलग अलग क्लाइमैक्सेस थे हिंदी, तेलुगु और तमिल ऑडियंस के लिए। एंड ये इरोजन की कहानी कोई नई नहीं है। अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया कि कैसे उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर को कभी नॉर्दर्न बेल्ट में ठीक से रिलीज ही नहीं किया। ईरोस इंटरनेशनल जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर से भी लड़ना पड़ गया था उन्हें, बट डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में सिर्फ कुछ ही जगह पे चल सकती हैं। एंड लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बॉलीवुड मानो स्क्रैच से अच्छी कहानी बनाना ही नहीं चाहता, उनको बस एक बनी बनाई अच्छी कहानी मिल जाए और उसको वो स्टार के नाम पर मार्केट कर लेंगे। फिल्म लाइक कठपुतली, धड़क का यही सीन रहा। रत्सनन जैसे रीमेक अक्षय कुमार स्टारर कठपुतली में ना ही प्रोटैगनिस्ट को वैसा स्क्रीन टाइम दिया गया जो ओरिजिनल फिल्म में दिया गया था, बल्कि फिल्म को बस अक्षय कुमार के नाम पर मार्केट किया गया। और इसी भीड़ में बॉलीवुड से आने वाली ओरिजिनल सेंसिबल फिल्मों को भी हेट मिलने लगी। फिल्म्स लाइक जीरो, रईस, बेल बॉटम, सरफिरा, इवन अ सेंसिबल रीमेक ऑफ लोकेश कनगराज कहती, भोला, सबके साथ सेम फेट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो बॉलीवुड अपने कंटेंट के भरोसे नहीं, अपनी कहानियों के भरोसे नहीं, बल्कि सिर्फ गुड लक के भरोसे अपनी पिक्चरें बनाने लगा था, जिनके प्रोडक्शन के कॉस्ट हाई थे पर रिटर्न्स लेने का तरीका इनऑर्गेनिक था। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म के OTT राइट्स बेचो, सैटेलाइट राइट्स बेचो, म्यूजिक राइट्स बेचो, कॉर्पोरेट बुकिंग करो और फिर गाओ सब जगह कि हमारी फिल्म ने 100, 200, 300, 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया। एंड जहां तमिल, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ा फिल्में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ऐसी फिल्में आ रही थी और सक्सेसफुल बन रही थी जहां आपको एंड तक समझ नहीं आएगा कि हीरो कौन था, मेन कैरेक्टर कौन था, क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी।
मसाला फिल्मों से लेकर सेंसिबल फिल्में सब थी। और वहीं बॉलीवुड अगर सोशल नॉर्म्स पर फिल्में बन रही हैं तो वही बनेंगी। हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड है तो सिर्फ हॉरर कॉमेडीज बनेंगी। सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का ट्रेंड है तो हम अपनी पुरानी फ्रेंचाइजेस को सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बना देंगे। उसमें कंटेंट ड्रिवन मूवीज कभी चल ही नहीं सकती क्योंकि आप सिर्फ बना ही ट्रेंड ड्रिवन मूवीज रहे हो। एंड ये कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी का गेम सबके सामने है। सबसे ज्यादा फीचर्स बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, बट सबसे लो क्वालिटी बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री भी है बॉलीवुड। मैं ये जगन, आवेशम, मंजुमल बॉयज बिना किसी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के, बिना किसी बड़े स्टार के नाम के साथ साल की सबसे ज्यादा पसंद करने जाने वाली और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवीज बन गई। और वहीं भूल भुलैया, फाइटर, सिंघम अगेन सिर्फ मूवीज थी जो आकर चली गई। और गलती से अगर ऑडियंस को ये पिक्चरें पसंद नहीं आई, ऑडियंस ने बता दिया टिकट ना खरीद कर, तो उस पर फिल्में बनाने वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जस्टिफाई करने के लिए अपना फेलियर। एंड बॉलीवुड अपनी कहानियों को इंप्रूव करने के बजाय अलग चीजों में लगा हुआ है। सेम कंटेंट को, सेम फॉर्मूला को रिपीट करके बार बार बनाने जाओ बिना किसी स्क्रूटिनी के। अगर वो चले तो बढ़िया, ना चले तो सेलिब्रिटीज का एक नॉनसेंसिकल एटीट्यूड, बिजनेस की लड़ाई, सप्लाई की लड़ाई, डिमांड की लड़ाई, आर्ट की लड़ाई, सब अपने में लगे हुए हैं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बिजनेस करना है तो आर्ट नहीं बना सकते, आर्ट बनानी है तो बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि ऑडियंस को किस चीज की डिमांड है शायद मूवी बनाने वाले लोग उसको समझ नहीं पा रहे और वो उन चीजों की सप्लाई करे जा रहे हैं जिसको ऑडियंस ने कभी मांगा ही नहीं। एंड इसीलिए ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट वाली लड़ाई अभी थोड़ी और चलेगी। आज भले ही अजय देवगन हो, आलिया भट्ट हो, अमिताभ बच्चन हो, सैफ अली खान हो और ना जाने कितने ही ए लिस्टेड बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी फैन बेस को बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर में अपने करियर को रेलेवेंट रखने के लिए साउथ सिनेमा की तरफ भाग रहे हैं। थोड़े समय पहले 70s में ये सीन पूरा का पूरा उल्टा था। साउथ के एक्टर्स को अपनी रिकॉग्निशन सेव करने के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, क्योंकि हमेशा से बॉलीवुड में फिल्मों की मार्केटिंग उस फिल्म में फीचर करने वाले स्टार्स के नाम पर होती थी। लेकिन अगर आज किसी साउथ इंडियन स्टार को एक हिंदी फिल्म में कास्ट करा जाए तो वो साउथ इंडियन स्टार अपने रिकॉग्निशन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के बिजनेस को हाइप देने के लिए कास्ट होता है। चाहे वो फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए, बट उसकी आधी मार्केटिंग करी जाती है ऑन द फैक्ट कि एक साउथ का स्टार हिंदी में आकर पिक्चर बना रहा है। 2022 में आई विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर फेल्ड टू डू एनी बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस, बट रिलीज के पहले इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड हिंदी प्रोजेक्ट दैट आई रिमेंबर। सेम कहानी रही प्रभास स्टारर आदि पुरुष की। अब वो उसके VFX स्कैंडल्स हो, बेकार स्क्रिप्ट हो, बट प्रभास का नाम पिक्चर के साथ जुड़ा हुआ था। इसी बात पर उस पिक्चर ने बहुत पैसे कमाए। एंड अनफॉर्चुनेटली हिंदी सिनेमा में ही शायद ये प्रथा आज भी जिंदा है और इसी की वजह से शायद सलमान खान अपने स्टीरियोटाइप भाई पर्सोना से ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। शाहरुख खान ने एक्सपेरिमेंटल मूवीज करना बंद कर दिया है। ऋतिक रोशन डरे हुए हैं बर्डन ऑफ बीइंग अ स्टार से। एंड सदर्न सिनेमा वो तो कहानी बनाने में व्यस्त है। बैंगलोर डे, सुपर डीलक्स, आवेशम, रोमांचम, एवरी स्टोरी हैज द सेम ग्लॉसी ट्रीटमेंट, बट उनका ट्रीटमेंट कैसे उन्हें बनाया गया है, कैसे ऑडियंस को केटर करा गया है, सब एक दूसरे से अलग। एंड ऐसा नहीं है कि सदर्न सिनेमा को हिंदी फिल्में नहीं पसंद, क्योंकि उनको तो एक्चुअली एक अच्छी कहानी वाली कोई भी फिल्म पसंद है। जैसे पिछले ही साल आई धर्मा प्रोडक्शन की किल, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बोलबाला करी। वहीं अनुराग कश्यप ने एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला कि ही वाज ओवरवेल्म्ड ऑफ द फैक्ट कि उनकी पूरी फिल्मोग्राफी किसी तरह एक कल्ट पैकेज ऑफ मूवीज है फॉर द साउथ। एंड अगर कॉमर्स की बात करो, फर्स्ट डे ओपनिंग्स की जो पोस्टर्स आप अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देखते हो, तो उसके नाम पर भी फिल्में अपनी सुपीरियरिटी बनाने का बिजनेस धड़ाके से कर रही हैं। अगर जवान या पठान की फर्स्ट डे ओपनिंग्स के रिकॉर्ड देखो तो 129 करोड़ या 135 करोड़ के फिगर्स तुम्हें माइंड ब्लोइंग लगेंगे। लेकिन अब अगर एक दूसरी लिस्ट देखो जिसमें हिंदी नहीं इंडियन मूवीज हैं, तो वहां जवान 5th या 6th रैंक पर आती है। RRR ने 223 करोड़ का मार्क छू लिया था और नंबर 1 पर थी। सलार 178 करोड़, KGF चैप्टर 2 और लियो 159 करोड़, एंड पुष्पा ने तो आके अभी हिंदी सिनेमा के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। तो मतलब एविडेंट है कि बिजनेस उन्हीं का चल रहा है जो ऑडियंस को समझकर उनके लिए अच्छी फिल्में निकाल रहे हैं। एंड जहां बॉलीवुड अपने स्टार्स के दम पर अपनी मूवीज को मार्केट कर रहा है, साउथ के लिए तो रियलिटी और ज्यादा अलग है, क्योंकि वहां के फैंस, मूवी फैंस अपने स्टार की मूवीज को जल्दी से जल्दी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि एक रीजनल फिल्म एक रीजनल ऑडियंस के लिए बनाई जाती है और उस रीजन में शायद रीजनल थिएटर्स नॉर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, लगभग 3:1 के रेशियो में ज्यादा। एंड बिजनेस करने का एक और लैंडस्केप है जो साउथ की इंडस्ट्री
इंडस्ट्री बना चुकी है, और वो है अपने ही एक डाइवर्स डिवीजन में खेलना। फॉर एग्जाम्पल सलार, जो कि एक तेलुगु फिल्म है, कन्नड़ा रीजन में सलार डब्ड इन कन्नड़ा और तेलुगु दोनों में रिलीज की गई थी, और यही कहानी वहां की लगभग हर रीजनल फिल्म करती है। और बॉलीवुड इस सब के बीच में आज भी मसाला मूवीज और क्रैश कॉमेडी का गेम खेल रहा है, कोशिश में लगा हुआ है उस ऑडियंस को केटर करने की जो पब में जाके पार्टी करती है, न्यू ईयर पर फॉरेन ट्रिप रहती है, महंगे रेस्टोरेंट में मल्टीप्लेक्सेस में जाकर मूवीज देखती है। एंड कुछ गलत नहीं है उस ऑडियंस को मार्केट करना, बट उसके चक्कर में एक ह्यूमन लेवल पर स्टोरी को डिलीवर करने की क्राफ्ट मानो लगभग खो गई है। एक फुल ऑन टॉप गन से इंस्पायर्ड आर्मी एविएशन पायलट जो लंबे लंबे बाल रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट के बीच पबिंग कर रहे हैं, सेंसुअल रोमांटिक मेलोडीज गा रहे हैं स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण, वर्सेस अ स्टोरी अबाउट अ मिडिल एज्ड मैन नेम्ड अरुल जो अपने गांव आता है अपनी कजन की वेडिंग पे, उस गांव में जहां सालों पहले उसके रिलेटिव्स ने उसका पुश्तैनी घर हड़प लिया था, एंड हैपेंस टू मीट अ मैन हु क्लेम्स टू नो अरुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही ट्रीट्स अरुल विद लव, रिस्पेक्ट एंड फैमिलियरिटी जो सालों से अरुल ने फील नहीं करी थी, बट फॉर सम रीजन अरुल इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज दिस मैन। ये कहानी है मैयाजगन की, स्टारिंग सुपरस्टार क्राती फ्रॉम द कायथी एंड पोनिया सेल्वन फेम, बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द तमिल इंडस्ट्री। एंड वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म, वेल, एंड बॉलीवुड की कितनी ही फिल्में जो अच्छी कहानियां बनाने की कोशिश कर रही हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहती हैं, उन पर भी बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स के एटीट्यूड की वजह से एक इग्नोरेंट टैग लग गया कि वो अपनी ऑडियंस की डिमांड को ही इग्नोर करते हैं। गली गुलियां तो कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस है, और उसका उतना अप्रिशिएट ना होना ना, वो भी अपने आप में एक क्रेजी चीज है। हाँ, वो क्रेजी चीज है। वही रिसेंटली आई मलयालम फिल्म राइफल क्लब के प्रोडक्शन के एनेक्डोट्स बताते हुए अनुराग कश्यप, जो उस मूवी में एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, बताया कि कैसे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म वहां का कोई स्टार सिस्टम नहीं है, मेन स्ट्रीम फिल्म को केटर करने वाला एटीट्यूड, इस पे किसी को ध्यान ही नहीं था। All these actors coming together and there's so much camaraderie. There's nobody like who's the hero, who's the villain, who's what. उनको बस फिल्में बनाने में मजा आता है, स्पेशली इन द मलयालम इंडस्ट्री जहां कोई स्टूडियो फिल्म बनाएगा वाला फॉर्मेट फॉलो ही नहीं किया जाता। फाइनेंसर्स और क्राउड फंडिंग पर मूवीज बनती हैं, इतना रिस्क लेकर कि अगर उनको एक फिल्म बनानी है तो सिर्फ एक अच्छी कहानी को बताना उनका मकसद है, जो वो दिल से बनाना चाहते हैं, ना कि किसी ट्रेंड को फॉलो करके। एंड भले ही उनके चूज करे हुए टॉपिक्स जैसे रिलीजन कितनी ही स्ट्रॉन्ग ना हो, जैसे कंटारा, तुम्बाद, हनुमान, कार्तिकेय फ्रेंचाइज, मुकुटियामन, बद्रीनाथ जैसी फिल्में एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइंडसेट रखने वाली इंडियन ऑडियंस को केटर करने में हिंदी फिल्मों से ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं। शायद जहां हिंदी सिनेमा का अपने रिलीजियस नॉर्म्स को क्वेश्चन करने का एटीट्यूड रहा है, तो वहीं सदर्न सिनेमा का एटीट्यूड रहा है अपने इन्हीं रिफॉर्म्स को, अपने बिलीव्स को एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एम्ब्रेस करने का। बट प्रॉब्लम्स वहां और ज्यादा होती हैं जहां आपको सक्सेस एक अलग लेवल पर देखने को दिखती है। और साउथ की वही फिल्म इंडस्ट्री जिसका सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर एक ग्रैंड रिवाइवल हुआ है, प्रॉब्लम्स तो वहां भी एक डीप लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। एक पुरानी कहावत बुजुर्गों की सुनी होगी तुमने कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिसर्च, 85% ऑफ तमिल एंड तेलुगु प्रोड्यूसर्स जो ऑक्यूपाई करते हैं छोटे बजट पे बनने वाली फिल्म्स एंड टीवी शो की प्रोजेक्ट्स को, उनके लिए ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट, जिसके चलते वहां की सारी वर्किंग कंडीशंस, जो कि एक 9 to 5 के कॉर्पोरेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी ज्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं, हैज लेड टू मेनी लो प्रोडक्शन फिल्म्स जो अपनी नीश ही नहीं बना पाती। कई मामलों में हिंदी सिनेमा के स्टार सिस्टम को एम्यूलेट करने की कोशिश में ये प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है, स्पेशली एक मेल सुपरस्टार को केटर करने की, कि फिल्में अब स्टार के लिए लिखी जाती हैं। जैसे 2023 में आई विजय थालापति स्टारर लियो के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज को फोर्स कर दिया था कि बिना एक स्टाइलाइज्ड आइटम सॉन्ग्स के प्रोड्यूसर्स फिल्म को मार्केट ही नहीं कर पाएंगे। Why can't we take away the songs? Because they have their marketing value. So more than marketing value, இப்போ promote பண்றதுன்னு வச்சுக்கோ சார். Now it is like everything whatever you do is pan India சார். அதை கொடுத்தலாமே. ஏன்னா இந்த படத்துல இருந்து நீங்க எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. அது ரொம்ப கதையோட்டமா இருக்க படத்துல இருந்து you can't just give me anything other than songs to social media and to satellite channels everything. அவ்வளோ பணம் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது they ask me just one request. एक मसाला मास साउथ की मूवी में विमेन का पोर्ट्रेयल तो पता नहीं कितने सालों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट रिसेंटली द नोशन बिकेम इवन मोर एक्सपोनेंशियली कंसर्निंग। फिर वो चाहे पुष्पा 2 के आए आइटम सॉन्ग किसिक के लिरिक्स हो, अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी
जिसमें लड़कियों की सेंसुअल फोटो मॉर्फिंग करना हो, लड़कियों को उनकी सेंसुअल पिक्चर्स लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना हो, वर द हुक स्टेप्स ऑफ द सॉन्ग, या फिर अभी रिसेंटली उर्वशी रौटेला का आया आइटम सॉन्ग, उसकी कोरियोग्राफी हो, फिल्मों के स्टार लीड कैरेक्टर का फिल्म की लीड हीरोइन को क्रैश हरास करने वाला एटीट्यूड हो, या फिर मलयालम इंडस्ट्री में ऐसी खबरें आना हो जहां द होल क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस मलयालम इंडस्ट्री, जिसको हम अभी वाहवाही कर रहे थे, was brought under the lens of concern with disgust। क्योंकि जब जुलाई 2017 में केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड करा फॉर्म करने का एक कमिटी टू एड्रेस द सेक्सुअली अब्यूजिव एंड क्रिमिनल मिसट्रीटमेंट टू मलयाली फिल्म एक्ट्रेसेस, और 2024 में जब हिमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी तो कई चौंका देने वाली न्यूज सामने आई। निविन पुले की कास्टिंग काउच के इंसिडेंट, फिल्म यूनियन को ज्वाइन करने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगते हुए जयसूर्या, मयनपल्ला राजू, एडावेला बाबू जैसे बड़े मलयाली सुपरस्टार, यहां तक कि एक यंग फीमेल स्क्रिप्ट राइटर का एक वेटरन मलयालम फिल्म डायरेक्टर वीके प्रभास पे सेक्सुअल एलिगेशंस लगाना, और ये पता चलना कि ये सब सालों से चल रहा है सिर्फ उस एग्जिस्टिंग मलयालम फिल्म सिस्टम के बड़े लोगों को केटर करने के लिए। एंड रिसेंटली मलयालम सिनेमा की सर्च के चलते स्टार सिस्टम इतने अलग लेवल पर बढ़ चुका है कि अब मलयालम सिनेमा 2024 में ही 700 से 800 करोड़ का लॉस झेल रहा है, और उसके बाद उनकी लड़ाई विद पीवीआर और आइनॉक्स जैसे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिनेमा चेन्स की कि पीवीआर और आइनॉक्स अपनी वर्चुअल प्रिंट फी कम करें, जिसके चलते फिल्म्स लाइक आवेशम, आदु जीवितम, वर्षन गलक्कु शीशम और सेवरल अदर्स रिलीज ही नहीं हुई इन सिनेमा चेन्स में। और तमिल फिल्म्स का तो ऐसा टॉक्सिक एटीट्यूड कि पीवीआर और आइनॉक्स के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही वो केटर नहीं करना चाहते, जिनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फिल्म रिलीज और ओटीटी रिलीज के बीच में कम से कम 8 हफ्तों का गैप हो। लेकिन तमिल फिल्म मेकर्स ओटीटी से आने वाले पैसों को इनकार ना करके प्रेफर करते हैं कि उनकी फिल्में 4 हफ्तों बाद ही ओटीटी पर रिलीज हो जाए। एंड इससे सिर्फ यही महसूस होता है कि वो सेंटिमेंट नहीं है कि फिल्म बिजनेस पूरे नेशनल लेवल पर अच्छे से ग्रो करे, एंड पूरा सेंटिमेंट बस ये समझने में लग जाता है कि शायद इनका भी मॉडल बस पैसे कमाना ही है। और फिल्म बिजनेस तो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि साउथ सिनेमा भी अब कॉपी कैट बनने से नहीं डरता है, जहां सब अब केजीएफ, बाहुबली, पुष्पा के क्लोन्स तैयार कर रहे हैं। एंड पिछले साल आई कन्नड़ा फिल्म मॉर्टीन ने तो मानो हद ही पार कर दी। फुल ऑन केजीएफ पुष्पा के फॉर्मेट पर बनी ये फिल्म जब ऑडियंस को पसंद नहीं आई, उस पर क्रिटिसाइज करा फिल्म फैंस ने, रिव्यूअर्स ने, तो उनके बात को दबाने के लिए उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार दिए। एंड फिल्म मेकर्स का एक स्टैग्नेंट एटीट्यूड सामने आ रहा है, उनका एरोगेंस भी। घमंड अब ऐसा आ गया है कि नए नवेले साउथ इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स अब वेटरन सीनियर हिंदी प्रोड्यूसर्स को टॉन्ट मार रहे हैं। You guys were stuck in making films for Bandra and Juhu, but now we, Triple R, Bahubali, Animal. No, you're wrong there. Jawan, these kind of change your version. No. महेश बाबू अपने स्टारडम की आड़ में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की औकात गिना रहे हैं। But I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. पुष्पा फ्रेंचाइजी की उसके विमेन ट्रीटमेंट को इग्नोर किया जा रहा है और सेलिब्रेट भी, और फिल्म प्रमोशन में अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो उस फिल्म स्टार को बिना किसी बेल के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करे बस भुला दिया जाता है। ये सब चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब एक डिग्निफाइड, सेंसिबल मसाला फिल्म्स ऑफ द साउथ इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक लेवल पर बराबरी की टक्कर दे रही हैं, इस सब को बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर किया जाता है और हिंदी सिनेमा को बस कॉर्नर कर दिया जाता है और उनको जिम्मेदारी थमा दी जाती है सेंसिबिलिटी की, जिसका लॉस अनफॉर्चुनेटली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब बहुत शेमफुली झेल रही है। बिहार जैसी एक प्राइम नॉर्दर्न बेल्ट में जाकर एक तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 की प्रमोशन ऐसी कि वो किसी नेशनल न्यूज से कम नहीं था। रिसेंटली लखनऊ में रामचरण अपनी तेलुगु फिल्म गेम चेंजर का प्रमोशन करते हुए दिखाई दिए, और वहीं लास्ट ईयर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बनाई हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां उसी शहर में जब प्रमोट करने आए तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग हेट का सामना करना पड़ा। अब सैफ अली खान जूनियर एनटीआर स्टारर दीवारा में अपना मार्केट खोज रहे हैं, बॉबी देओल अपने हिंदी कमबैक के बाद भी सूर्या स्टारर कनुगवा में अपना मार्केट ढूंढ रहे हैं। अमिताभ बच्चन जैसे वेटरन एक्टर की एक्टिंग प्रोवेस भी अब इस चीज पे क्रेडिबल मानी जा रही है कि कैसे कल की जैसी तेलुगु फिल्म उनकी टैलेंट पर चल पाई। पुष्पा 2 ने अपने कलेक्शन के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनी। अनुराग कश्यप जैसे रेवोल्यूशनरी फिल्म मेकर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो अब मुंबई के साउथ में शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। करण जौहर अपनी धर्मा फिल्म्स के 50% स्टेक को बेच चुके हैं, और फरहान अख्तर और रितेश सिजवानी जिन्होंने डॉन, लक्ष्य, गली बॉय, दिल धड़कने जैसी फिल्में प्रोड्यूस करी हैं और रिसेंटली केजीएफ जैसी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करा है, मिर्जापुर जैसा शो बनाया
है अब अपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन को यूनिवर्सल स्टूडियोज को बेचने में लगे हैं। पूजा एंटरटेनमेंट हेडेड बाय वेटरन प्रोड्यूसर वाशु बिगनौनी, जिन्होंने बीवी नंबर 1 से लेकर सरबजीत जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, अब अपनी रीसेंट फिल्मोग्राफी कंट्रोवर्सीज फ्लॉप्स के चलते बैंकरप्सी की कगार पर आ चुकी है। एंड ये सब डिक्टेट कर रहा है एक ऐसा नॉर्म कि हिंदी सिनेमा एक ऐसे डेंजर में है जहां वो पहले कभी नहीं था। हाँ, 2023 में शाहरुख खान ने अकेले अपने दम पर बॉलीवुड को अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा साल दिया, पर जब पिछले 2 सालों में उनकी मूवीज रिलीज नहीं हुई हैं तो बॉलीवुड का ये डेंजर थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया है। भले ही अब साउथ इंडिया से आने वाले डायरेक्टर जैसे संदीप रेड्डी वांगा, एट ली या इवन द लेजेंडरी हिंदी फिल्मोग्राफी ऑफ वेटरन तमिल राइटर एंड डायरेक्टर मणि रत्नम मूवीज बना रहे हैं, हिंदी सिनेमा को वापस से कुछ कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी सिनेमा कमबैक नहीं कर पा रहा है। हिंदी फिल्म की कमाई इनऑर्गेनिक होती जा रही है और उनकी मार्केटिंग, एक डिमांड, एक मीम कल्चर को केटर कर रही है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जहां सब कुछ बनाना चाहती है, तो वहीं बॉलीवुड उस ट्रेंड को केटर करते हुए सिर्फ कोशिश कर रहा है अपनी ऑडियंस के बीच में अपना ट्रस्ट रिवाइव करने के लिए। फिल्म्स के कलेक्शन को मार्केट किया जा रहा है, ना कि उस फिल्म की कहानी को, ना उस फिल्म को बनाने की क्राफ्ट को। हिंदी फिल्म एक्टर्स को अब स्टार्स बनना है, एक्टर नहीं। ज्यादातर हिंदी फिल्म डायरेक्टर को अब फिल्म बिजनेस करना है, फिल्म बनाना नहीं। मैदान और लापता लेडी जैसी सेंसिबल हिंदी फिल्में अपने ग्रेसफुल रिकॉग्निशन के बाद भी ढंग से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं। वहीं रामचरण जैसा स्टार अपनी आने वाली मूवी गेम चेंजर, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड साउथ इंडिया के ट्रोप जहां पे हीरो करप्शन से लड़ता है पर बन रही है, हिंदी सिनेमा के लिए आके बिग बॉस जैसे शोज में अपनी फिल्म को मार्केट कर रहे हैं। एंड बॉलीवुड के सामने बस एक हार्श ट्रुथ को फेस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हार्श ट्रुथ ये कि बॉलीवुड एक मजाक बनता जा रहा है। हाँ, वो कोशिश कर रहा है अपने पास की क्रेडिबिलिटी के दम पर एक स्टैंड लेने की, अपनी स्टोरी ड्रिवन कैंपेनिंग के बजाय 300, 400, 1000 करोड़ के कलेक्शन के गुणगान गा रहा है। इन सब के बीच मानो हिंदी सिनेमा अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसे खो चुका है कि मानो उम्मीदें ही टूट गई हैं। कोशिश जारी है, भले ही वो आमिर खान प्रोड्यूस सितारे जमीन पर हो या जॉली LLB 3 जैसी सेंसिबल फिल्म हो जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों हैं, या फिर कोशिश हो सलमान खान की सिकंदर के साथ एक अनप्रेसिडेंटेड कमबैक की, मैडॉक फिल्म्स की सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अगले आने वाली फिल्म थामा हो आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ। एंड यस, बड़े प्रोजेक्ट जैसे संजीव लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ, और चलो YRF की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा जिसमें आलिया भट्ट है, शर्वरी वाघ है, वॉर 2 हो, पठान 2 हो, टाइगर वर्सेस पठान हो। तो बॉलीवुड की कोशिश जारी है, लेकिन साउथ से भी अच्छे प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। भले ही वो संदीप रेड्डी वांगा की प्रभास स्टारर स्पिरिट हो या फिर राजामौली की अगली आने वाली फिल्म महेश बाबू के साथ, जिसके लिए वो डिज्नी और पैरामाउंट के साथ बात कर रहे हैं उसको एक ग्लोबल इवेंट बनाने की, तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली लड़ाई अभी आगे आने वाले समय में और लंबी चलेगी। एंड हम एज हिंदी सिनेमा के फैंस जो इन मूवीज को देखकर बड़े हुए हैं, उनके लिए आज भी एक्साइटेड है। हम तो बस इस उम्मीद में है कि जैसे कुछ एक्टर्स अपना रिवाइवल कर पाए, बॉलीवुड से कुछ ऐसी कहानियां निकल के आई जो सबको खूब पसंद आई, उसी तरह हिंदी सिनेमा का भी एक रिवाइवल हो जाए। क्योंकि हम तो ऑडियंस हैं, हमें जहां अच्छी फिल्म दिखेगी हम वहां दौड़ पड़ेंगे। तो बात सिर्फ अच्छी फिल्में बनाने की है, एंड जिसको ये बात समझ आ गई वो शायद काम पर लग गया होगा। एंड होपफुली ये सुनने वाले लोग कुछ हिंदी सिनेमा के भी होंगे, क्योंकि हम एज फैंस ऑफ हिंदी सिनेमा तो इंतजार कर ही रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। तुम यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो तुम्हें इतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट ऐसी और वीडियोस की, इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।